आज आ गए हैं बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। अगर आप लगता है कि डिटेक्टिव सिर्फ इंसान होते तो आज की फ़िल्म आपकी सोच बदल देगी। इस बार एक ऐसी मिस्ट्री सामने आती है जिसे सॉल्व करने का ज़िम्मा उठाते हैं भेड़ों का एक झुंड। हाँ, रात उनका शेफ़र्ड जॉर्ज उन्हें डिटेक्टिव नॉवल पढ़कर सुनाता था, लेकिन जब एक दिन जॉर्ज की रहस्यमयी मौत हो जाती है, तब ये भेड़ें फैसला करती है कि असली कातिल को ढूँढना सिर्फ उनका काम है। क्लूज़, सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ शुरू होती है एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री, जहाँ हर नया राज कहानी और गहरा बना देती है। क्या ये मासूम दिखने वाली शिप असली मर्डरर तक पहुंच पाएंगी या सच हमेशा के लिए छुपा रह जाएगा? आज जानते हैं द शिप डिटेक्टिव की पूरी कहानी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस फिल्म के ट्विस्ट आपको सरप्राइज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक पे। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉर्ज नाम के एक चरवाहे को देखते हैं जो अपनी फार्म में रहता है। वो कोई आलीशान घर में नहीं रहता, बल्कि फार्म पर खड़े एक कैरवैन के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है। जॉर्ज अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता है कि उनसे हर एक भेड़ को एक नाम दे रखा है। इन सब में सबसे स्पेशल है सेबेस्टियन, जो इस झुंड का सबसे बड़ा और तगड़ा नर भेड़ रहता है। इसकी आदत थोड़ी आवारा किस्म की है, कभी मन किया तो कहीं दूर निकल जाता और कभी चुपचाप वापस लौट आता। अब मिलिए लिली से, जो इस पूरे फार्म की सबसे स्मार्ट भेड़ है। जॉर्ज इस वक्त एक लेटर लिख रहा है, उसमें ये सारी बातें बता रहा है। वो लिखता है कि वह रोज अपनी भेड़ों को टाइम पर खाना देता है और उनका महत्ता और एक-एक को उनकी दवाई खिलाता। और सबसे खास बात, जब शाम होती जॉर्ज इन भेड़ों को जासूसी नॉवेल्स और मर्डर मिस्ट्री किताबें पढ़कर सुनाता। जॉर्ज को बस ऐसा नाटक करना पसंद है कि भेड़ें उसकी कहानी को बड़े ध्यान से सुन रही हैं और उसे अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये तो जानवर इन्हें खाक समझ आता होगा। लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। ये भेड़ें सिर्फ सुनती नहीं, बल्कि उनकी कहानी का एक-एक शब्द समझती हैं। जब जॉर्ज किताबें पढ़ रहा होता है तो ये भेड़ें आसपास में गॉसिप करती हैं कि बुक में कातिल कौन हो सकता है। हर भेड़ की अपनी एक अलग थ्योरी होती है, लेकिन सबसे स्मार्ट लिली तो 2 चैप्टर पहले ही असली कातिल का पता लगा लेती है। वो वाक़ई जीनियस है। और अगले दिन जब जॉर्ज कहानी का एंड करता तो लिली की बात एकदम सच साबित होती। इस फार्म पर 3 छोटे और फुल एनर्जी वाले मेमने लैंप्स भी हैं। वैसे तो ज़्यादातर मेमने वसंत के मौसम में पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ एक सर्दियों का मेमना भी है। बेचारा का कोई नाम नहीं, बाकी भेड़ उसे अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए जॉर्ज उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता था। जॉर्ज को इस मेमने पर इतना एक्स्ट्रा प्यार लुटाते देख बाकी भेड़ आसपास में कहते कि जॉर्ज भेड़ भेड़ नहीं है, तभी वो इस विंटर लैम्प को समझ नहीं पा रहा। जॉर्ज का ये फार्म डेनब्रुक नाम के एक छोटे से शहर के पास है। इसी शहर में कॉलेब नाम का एक और चरवाहा रहता है। हेम नाम का एक कसाई भी यही रहता है। विथ नाम की एक होटल मालकिन है, और यहाँ के चर्च में रहते हैं रेवरेंड हिलकॉट, जिनके साथ जॉर्ज का रिश्ता थोड़ा अजीब और उलझा हुआ है। एक दिन जॉर्ज अचानक चर्च के बीचों बीच जाता है और दान वाली थाली में नोटों की एक बहुत मोटी गड्डी रखकर चला आता है। और जॉर्ज ये लेटर जिसके लिए भी लिख रहा है, वो दिल से चाहता है कि वो इस इंसान यहाँ आए और उसके इस प्यारे से झुंड से मिले। अगले दिन जैसे ही कालेब का चमचमाता हुआ ट्रक फार्म की तरफ आता है, भेड़ें उसे देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। वे उसे पसंद करती हैं। झुंड की जुड़वा भेड़ें तो कालेब के चमचमाते ट्रक को अपनी सींगों से ठोंकने का प्लान तक बना लेते हैं, पर लिली उन्हें ऐन वक्त पर रोक देती है, क्योंकि उसका मानना है कि बिना किसी वजह से तोड़फोड़ करना गलत है। कालेब को यहाँ देख भेड़ों की लात लगता है कि शायद दोनों फार्म्स की भेड़ों को आपस में मिलाया जा रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा। जॉर्ज कॉलेब को जबरदस्ती अपने कैरवेन से बाहर धकेल देता है और अंदर माहौल बहुत गर्म है। ये देखकर भेड़ आपस में कहती हैं कि ये बहुत दुखद है और अच्छा कि हम इस बात को भूल जाना चाहिए। ये कालेब आया ही भी था। अब ट्विस्ट ये है कि इस फार्म की भेड़ें जिस बात को चाहे अपनी मर्जी से भूल सकती हैं, सिवाय मेपल के। मेपल एक ऐसी भेड़ है जो कुछ नहीं भूलती, इसलिए बाकी भेड़ें उसे वार्निंग देते हैं कि देख मेपल, तू हमें इस बारे में दोबारा याद मत दिलाना। और फिर उन 2 की 3 बोलते ही सारी भेड़ कैलेब के आने की बात को दिमाग से पूरी तरह डिलीट कर देते हैं। इसी बीच शहर में एक पत्रकार जर्नलिस्ट एंट्री मारता है, जो यहाँ के लोकल कल्चरल फेस्टिवल को कवर करने आया है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में मैथ की नज़र चर्च के एक लेटर पर पड़ती है, जो रेबेका हेम्स्टेड नाम की किसी लड़की के लिए लिखा गया है। वेथ और पोस्टमैन आपस में बात करने लगते हैं। गुलाब की खुशबू वाले पेपर पर लिखा ये लेटर पक्का कोई लव लेटर ही होगा। तभी बेथ चुपके से उस लेटर को पोस्टमैन के बैग से उठा लेती है। उसी पल वो पत्रकार बेथ के पास आता है। वो जब इससे सोल्ड
सो कॉल्ड फेस्टिवल के नाम पर सजी सिर्फ 3 छोटी मेज़ों को देखता है तो उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो चिढ़कर कहता है कि इसे फेस्टिवल कहते हैं? तुम लोग दरअसल उसका नाम एलियट मैथ्यूज़ है, जो गज़ट अख़बार का एक छोटा-मोटा रिपोर्टर है। वो काफ़ी समय से किसी धमाकेदार और बड़ी स्टोरी की तलाश में है, पर उसके एडिटर्स ने इसे इस बोरिंग जगह पर भेज दिया। उसे अच्छे से पता था कि इस फ़ालतू जगह की रिपोर्टिंग करने से उसका कोई प्रमोशन नहीं होने वाला है। तभी लिली उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी एंट्री फ़ीस माँगने लगती है क्योंकि लिली को सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। एलियट परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। उसी रात मौसम बहुत खराब हो जाता है, जोरदार बारिश होने लगती है और बिजलियाँ कड़कने लगती है। छोटे मेमने इस कड़कड़ती बिजली से बुरी तरह डर जाते हैं। तब झुंड के सयाने सर रिचफील्ड उन्हें दिलासा देते हुए कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आसमान में बादल दिख रहे हैं, ये सब कभी हमारी तरह भेड़ हुआ करते थे और जब वे नीचे की जमीन को सूंघते हुए देखते तो घास और हरी पत्तियां उगने के लिए आसमान में डांस करने लगते हैं। यहाँ की हर भेड़ का यही मानना है कि भेड़ें कभी मरती नहीं, वे बस बादल बन जाती हैं। किसी को नहीं पता कि ये सच या झूठ, सिर्फ मैप्पल जानता है कि ये सब बकवास है, पर फिर भी वो बच्चों को दिल दहलाने दुखाने ना चाहता हो इसलिए वो कहता है कि हाँ, मिल जाता है। दूसरी तरफ पादरी हिलकोर्ट चर्च में उन पैसों को तिजोरी के अंदर लॉक कर रहा है। कसाई हेम अपनी छुरियों की धार तेज कर रहा है और वहाँ बेथ चर्च जॉर्ज को चुराया हुआ लेटर पढ़कर गुस्से से पागल हो रही है। ठीक उसी वक्त तूफान के बीच एलियट की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो अपनी कार को टो करवाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी अचानक उसकी नजरों के सामने रोशनी की एक अजीब सी चमक कौंधती है और फिर आधी रात को वो जॉर्ज के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक देता है। अगली सुबह जब भेड़ सोकर उठती हैं और बाहर आती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने जमीन पर जॉर्ज बेसुधा पड़ा हुआ था। लिली को लगता है कि जॉर्ज हमेशा की तरह उनके साथ कोई गेम खेल रहा है, लेकिन जब मेल जॉकर जॉर्ज की धड़कन चेक करता है तो वो स्तंभ रह जाता है। जॉर्ज पर मर चुका था। लिली इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मरना वरना सच नहीं होता, यह सब सिर्फ किताबों में होता है। वो पूछती है कि क्या जॉर्ज अब बादल बन जाएगा? मैपल दुखी होकर कहता है कि नहीं, लिली, बादल सिर्फ भेड़ बनती है, इंसान नहीं। बाकी झुंड को भी यही बुरी खबर मिल जाती है। अब जॉर्ज के बिना वे सब अनाथ हो चुके थे। लिली कहती है कि इस गहरे दुख से बचने का कोई एक ही रास्ता है, जॉर्ज को भूलना होगा। मेपल बहुत मना करता है लेकिन भेड़ें उनकी एक नहीं सुनती और 3 तक गिनती चालू करना शुरू करती हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक सेबेस्टियन आता है, धमकाता है। वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि वो उन्हें अपने चरवाहे को इतनी आसानी से भूलने नहीं देगा। वो कहता है कि जॉर्ज हमेशा हमारा दोस्त है और वो एक सच्चे दोस्त को कभी भुलाया नहीं जाता। जॉर्ज ने एक बार उसे इंसाफ दिलाया था और वो जॉर्ज को अब इंसाफ दिलाएगा ज़रूर। सेबेस्टियन भेड़ों को एक कड़वा सच बताता है कि जॉर्ज ने उन्हें सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि उनकी कीमती ऊन के लिए पाला था। अब इन मासूम भेड़ों को तो ये भी नहीं पता कि उनके अलावा भी किसी चीज़ के लिए भेड़ों का कोई इस्तेमाल हो सकता है। तभी एक छोटा मेमना आ गया तो एक ऐसा सवाल पूछता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। पर जॉर्ज का मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि रात की कहानियों में जब भी कोई मरता तो हमेशा मर्डर का ही होता। ये सवाल लिली के दिमाग में भी एक चिंगारी लगा देती है। देखते ही देखते वो पुलिस पहुंचती है और बॉडी को सबसे पहले देखने वाला इंसान काले भी था। कसाई हेम भी वहां आ चुका था और अजीब नजरों से जॉर्ज की भेड़ों को गिनने लगता है। इधर लिली का जासूसी दिमाग चालू हो जाता है। उसे एक बात हजम नहीं हो रही थी कि इतनी भारी बारिश में जॉर्ज बिना अपनी टोपी और रेनकोट के बाहर क्यों जाएगा। तभी उसकी नज़र केरवन के अंदर पड़ती है, जहाँ टेबल पर ड्रिंक के 2 गिलास रखे हुए थे। इसका मतलब साफ था, मर्डर वाले रात तो कोई जॉर्ज से मिलने आया था और दोनों ने साथ ही ड्रिंक पी थी। इसी बीच रिपोर्टर एलियट भी वहां पहुंच जाता है और जॉर्ज की लाश की तस्वीरें खींचने लगता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर टीम उसे डांट कर कहती है कि दूर रहो, ये सिर्फ एक नॉर्मल हार्ट अटैक है, इसमें तुम्हारी कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। टीम ने केरवन के नीचे और आसपास सतही तौर पर जांच की थी, पर जब एलियट पॉइंट आउट करता है तो वो केरवन के अंदर भी चेक करता है कि टीम ने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा मर्डर केस हैंडल नहीं किया था। अब एलियट पुलिस वाले के सामने सवाल उठाता है कि अगर जॉर्ज को हार्ट अटैक आया था तो वो केरवन से बाहर की तरफ क्यों भागेगा और अंदर ये ड्रिंक के 2 गिलास क्या कर रहे हैं। पर ऑफिसर टीम अपनी बात पर अड़ा रहता है। जॉर्ज हड्डी का कोई मर्डर जॉर्ज हार्डी का कोई मर्डर नहीं हुआ है। लेकिन लिली चिल्लाकर कहती कि ये 100% मर्डर है। जॉर्ज के पास उसका कोई जानने वाला आया था जिसने उसे ड्रिंक में कुछ मिला कर दिया। जॉर्ज के शरीर पर किसी चोट का ना होना ज़हर पॉइज़न की तरफ इशारा कर रहा था और ज़मीन पर घास का वो हरा दाग गवाही दे रहा था कि मरने से पहले जॉर्ज और कातिल के बीच हाथापाई हुई थी। लिली चिढ़कर कहती कि रात की कहानियों की तरह यहाँ का पुलिस वाला भी बिल्कुल बुद्धू है और निकम्मा है, इसलिए तो जॉर्ज के कातिल को अब उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा।
ये सुनकर सेबेस्टियन हँसने लगता है, वो कहता है कि अरे तुम लोग भेड़ हो, भेड़ तुम्हारा दिमाग इतना तेज नहीं कि तुम कोई मर्डर मिस्ट्री सुलझा सको। तो लिली से कहते हैं कि भले ही तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट भेड़ हो, पर तुमने इस फार्म के बाहर की दुनिया देखी ही कहाँ है? तुम कभी इस फार्म से बाहर नहीं गई, इसलिए इस मर्डर केस को इंसानों के भरोसे छोड़ दे। लेकिन लिली हर मन से मना कर देती है। वो झुंड के साथी साथियों को सुराग ढूंढने के काम पर लगा देती है। वो पूछती है कि क्या कल रात किसी ने यहाँ किसी को देखा था? तभी वहाँ बिना नाम वाला विंटर लैम्प कहता है कि उसने रात को जॉर्ज का भूत देखा था। अंधेरा होने की वजह से चेहरा तो साफ नहीं दिखा, पर उसकी बॉडी से बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आ रही थी। ठीक उसी वक्त शहर के चर्च की घंटियां जोर जोर से बजने लगती। शहर में जॉर्ज की मौत को लेकर एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई थी। लिली कहती है कि ये मीटिंग जॉर्ज के लिए है, इसलिए उन्हें भी वहां जाना चाहिए। लेकिन सेबेस्टियन उन्हें रोकता है कि हमारे खुरों ने आज तक घास के अलावा किसी चीज को नहीं छुआ है। हमने कभी ये फार्म नहीं छोड़ा और होता भी यही है। जैसे ही लिली और मेपल फार्म से बाहर की पक्की सड़क को देखते, वो डर के मारे वहीं जम जाते। सड़क पार करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। लिली तो डर के मारे सड़क पार कहीं लेट जाती है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि एक मामूली सी मुर्गी बिना किसी डर के मटकते हुए सड़क पार कर जाती है। ये देखकर लिली और मेपल का ईगो जग जाता है। वो दोनों एक दूसरे से सड़क सड़ते सटते हैं और आंखें बंद करके सड़क पार कर जाते हैं। लिली को पूरा भरोसा था कि वो केस भी रात की कहानी की तरह फटाफट सॉल्व कर जाएगी। वे जैसे तैसे शहर पहुंचते हैं। वहां ऑफिसर टीम लोगों से कह रहा होता है कि वो जॉर्ज को जहर दिए जाने की बात पर कभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। बस पुलिस वाले के मुंह से जहर शब्द सुनते ही पूरा शहर समझ जाता है कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। ये पता चलते ही जॉर्ज को टैक्सिन नाम का जहर दिया गया है, जो यूट्री नाम के पेड़ के लाल दानों बेरिज में पाया जाता है, और वो पेड़ बिल्कुल इसी चर्च के बाहर लगा हुआ था। तभी वहां एक शानदार कार आकर रुकती है और उसमें से एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की बाहर निकलती है। ऑफिसर टीम तो उसे देखते ही अपना दिल दे बैठता है, और उसी के ठीक पीछे जॉर्ज की वकील लीडिया भी वहां पहुंचती है। और यहाँ होता है एक बड़ा धमाका। खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज की बेटी रेबिका हेम्स्टेड थी। दरअसल टीम को जॉर्ज की वसीयत बिल के नीचे एक नंबर मिला था, जिस पर फोन करके उसने वकील लीडिया को बुलाया था। फिर टीम ने खुद कभी उस वसीयत को खोलकर नहीं देखा। लीडिया कहती है कि वसीयत आज दोपहर को पढ़ी जाएगी, पर उसके लिए पादरी हिलकोट, कोवेलेब, बेथ, हेम, रेबेका और टीम का वहां होना जरूरी है, क्योंकि वसीयत में इन सब का नाम है। लीडिया एक और चौंकाने वाली बात कहती कि रेबेका वैसे तो अमेरिका में रहती है, लेकिन वो जॉर्ज का मर्डर हुआ तो इंडिया या अमेरिका में नहीं बल्कि इसी देश में थी। लीडिया टीम का चेहरा देखकर ये इस चेहरे बेचारे का पहला मर्डर केस है। हमारी भेड़ भी छिपते छिपाते वसीयत पढ़े जाने वाली जगह पर पहुंच जाती है। कमरे के अंदर टीम रेबेका ने कड़ाई से पूछताछ करता है कि क्या वो आज की ही इस शहर में आई है या कल रात भी यहाँ थी। रेबेका घबरा कर कहती है कि वो कल शाम 7 बजे फ्लाइट से उतरी थी, लेकिन वो आज से पहले कभी डेंड्रबुक नाम की आई थी नहीं आई है। भेड़े नोटिस करती है कि रेबेका के चेहरे पर भले ही एक झूठी मुस्कान है, पर उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। रेबेका रोने का नाटक करती है, कहती है कि वो तो आज अपने पिता से मिलने आने वाली थी। इसी बीच खिड़की के बाहर खड़ा मैपल दूसरी तरफ रखी एक गाजर को देख लेता है। वो लालच में उस गाजर को खाने के लिए खिड़की के अंदर मुंह डालता है और बुरी तरह फंस जाता है। अंदर कमरे में रेबेका एक और राज खोलती है कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, जिससे वो आज तक कभी नहीं मिली, और वो साउथ अफ्रीका में रहता है। तभी वकील लीडिया की नज़र रिपोर्ट एलीट पर पड़ती है और वो उसे कॉल पकड़कर कमरे से बाहर फेंक देती है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। कहानी में सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब सराया शान इनके एक तकिए पर पुलिस को हरे रंग का दाग मिलता है। लिलिया बताती है कि उसने जॉर्ज के बेटे पीटर को भी वसीयत के लिए बुलाया, और वो सबको समझाती है कि जॉर्ज ने 2 महीने पहले उसे अपनी पुरानी वसीयत भेजी थी, लेकिन आज वो एक बिल्कुल नई वसीयत पढ़ने जा रहा है जो टीम को जॉर्ज के टेबल से मिली थी, और जिस पर मौत से ठीक 3 दिन पहले के साइन थे। इस वसीयत में जॉर्ज ने लिखा था कि मेरा इस कमरे में मौजूद हर इंसान के साथ कुछ न कुछ अधूरा हिसाब किताब बाकी, और आज इस कमरे में जो लोग बैठे हैं उनमें से एक मूर्ख, एक बुरा चरवाहा, एक वसंत का मेमना और एक सर्दियों का मेमना है। बेकसूर शिकार हैं और 2 कातिल हैं। ये सुनते ही कमरे में बैठे लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। असली कातिल कौन है और अगला शिकार कौन होने वाला है? इसके बाद लीडिया वसीयत के हिस्से पढ़ने लगती है। जॉर्ज ने अपने बेटे पीटर के नाम 300 एकड़ जमीन की है, जो इस वक्त कॉलेब को लीज पर दी गई है। अपनी बेटी रेबेका के लिए उसने पास की दूसरी 300 एकड़ जमीन छोड़ी है, जिस पर जॉर्ज का अपना फार्म है। यानी अब से जॉर्ज का केरवन उसका बड़ा और उसकी सारी भेड़ रेबिका ही
को ही मिल चुकी थी। अपनी पुरानी वसीयत में जॉर्ज ने अपनी बची हुई जायदाद एक जानवरों की संस्था को दान कर दी थी, लेकिन इस नए वसीयत में उसने अपनी बाकी की सारी संपत्ति भी रेबेका के नाम कर दी थी। वो संपत्ति क्या थी जानते हो? खाद की 3 बोरियां और पूरे $30 मिलियन डॉलर यानी कि करीब ₹250 करोड़। दरअसल 2 साल पहले जॉर्ज ने भेड़ों की एक खतरनाक बीमारी ओरैप का इलाज ढूंढा था और उस दवा का पेटेंट उसने एक बहुत बड़ी कंपनी को 30 मिलियन में बेचा था। ठीक उसी वक्त खिड़की में फंसा मेमल खुद को छुड़ाने के चक्कर में वहां रखी चीजों का पूरा ढेर नीचे गिरा देता है। टीम बाहर देखने न आते हैं कि यह आवाज़ कहाँ से आई, पर मैपल की आँखें उनके ढकी होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीधे टीम को जोरदार टक्कर मारते हुए सराय के अंदर घुस जाता है। वो अंदर रखी हर चीज़ को तोड़-फोड़ देता और पूरे कमरे में तबाही मचा देता। उसी आपाधापी में टीम की नज़र बेत पर पड़ती है, जिसके हाथ में जॉर्ज का वो चुराया हुआ लेटर था। मैपल कशमकश में एक खिड़की का काँच तोड़कर बाहर कूद जाता। लोग उसे कुछ खाने को देते और वापस फार्म की तरफ खदेड़ देते हैं। वहाँ खड़ा कैलेब कहता है कि इन भेड़ों को सँभालना किसी के बस की बात नहीं है, उन्हें एक कड़क चरवाहे की ज़रूरत है, ख़ासकर उस बड़े और जंगली रॉम सेबेस्टियन को जिसे जॉर्ज किसी मेले से उठाकर लाया था। उसके बाद एलियट ऑफ़िसर टीम के पास जाता है और उससे पूछताछ की है कि क्या वो केस को लेकर कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट देना चाहेगा, पर टीम मना कर देता है। तब एलियट टीम को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि देखो बॉस, मुझे एक धमाकेदार स्टोरी चाहिए और तुम्हें अपने करियर की पहली गिरफ्तारी। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें? और एलियट बताता है कि मर्डर वाली रात जब उसकी कार टो हो रही थी, तो उसने रात के करीब 9 बजे जॉर्ज के खेत के पास एक टॉर्च की रोशनी देखी थी। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जॉर्ज की मौत 8 बजे से 11 के बीच हुई है। टीम इस डील के लिए मान जाता है। इधर फॉर्म पर भेड़ें लेली को घेर लेती हैं और पूछती हैं कि तुमने अभी तक कातिल का पता क्यों नहीं लगाया? रात की कहानियों में तुम चुटकी में मिस्ट्री सॉल्व कर देती है। लिली उदास होकर कहती है कि असली दुनिया किताबों की दुनिया से बहुत अलग है और पेचीदा होती है। तभी बहनों की नज़र रेबिका पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर खेत में कुछ ढूंढ रही थी। वो बिना नाम वाला विंटर लैंप रेंगते हुए रेबेका के पास आता है। बहनें दूर से तमाशा देखती हैं और नोटिस करती हैं कि इस लड़की की खुशबू तो बिल्कुल जॉर्ज जैसी है, पर इसका चेहरा जॉर्ज से नहीं मिलता। बहनें सोचती कि ये भी पक्का सर्दियों में पैदा हुई होगी, तभी जॉर्ज ने इसे खुद से दूर रखा था। झुंड की कुछ बेवकूफ भेड़िया चिल्लाने लगती है कि रेबिका ही कातिल है। अब जॉर्ज ने उन्हें जो आखिरी किताब सुनाई थी उसमें संदिग्ध सस्पेक्ट की लिस्ट को छोटा करने का तरीका बताया गया था। इसलिए लिली कहती है किसी को कैरवेन के अंदर जाकर वो किताब लानी होगी, तभी हम उस पुलिस वाले टीम तक पहुंच सकते हैं। पर किताब चुराने के लिए मिशन पर वे भेजते हैं वो लाइव को, जिसकी आंखों के आगे कितनी ऊन है कि उसके आँख कुछ दिखाई नहीं देता। वो केरवन के अंदर घुसकर हर टेबल कुर्सी से टकराता है और बड़ी मुश्किल से वो किताब बाहर लेकर आता है। भेड़ें चुपके से उस किताब को पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर छोड़ आती है ताकि टिम उसे पढ़कर अपना दिमाग चला सके। इसके बाद लिली सेबेस्टियन के पास जाती है और पूछती है, ये कार्निवल मेला क्या होता है? सेबेस्टियन अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए कहता है कि वो जोरदार म्यूजिक बजते हैं और बड़े-बड़े झूले होते हैं। जब वो छोटा था तो रोज बच्चे उससे प्यार करने और खाना खिलाने आते थे। लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो मेले के मालिक बदल गए। विराट को उसे एक रिंग के बीच में ले जाते थे और उसे खूंखार शिकारी कुत्ते से तब तक लड़ाना पड़ता था जब तक कि वो खून से लथपथ ना हो जाए। लेकिन फिर एक रात मसीहा बनकर जॉर्ज वहां आया। उसने उन कसाईयों को भारी रकम दी और सेबेस्टियन की जान बचाकर उसे अपने फार्म पर ले आया। लिली पूछती कि तुम उस नर्क में पहुंचे कैसे? तुम अपने परिवार के साथ क्यों नहीं हो? तब सेबेस्टियन एक गहरा राज खोलता है। वो भी एक विंटर लैंप सर्दियों का मेमना है और देर सवेर हर विंटर लैंप अपना घर छोड़कर बाहर भागना चाहता है। लेकिन अगले दिन टिम पुलिस स्टेशन की खिड़की से बाहर देखता है तो हैरान रह जाता है। वो भेड़ें बिल्कुल उसकी खिड़की के सामने ल लाइन से खड़ी थी। टिम कहता है कि जब भी इस केस में कोई नया मोड़ आता है, ये भेड़ें ना जाने कहाँ से टपक पड़ती है। पर एलियट को लगता है कि टिम का दिमाग पूरी तरह सटक चुका है। तभी टिम एलियट को अपनी प्रोग्रेस दिखाता है। उसने दीवारों पर सुरागों का एक बड़ा सा चार्ट बना रखा था। वो कहता है कि इस चार्ट की मदद से ये पता लगाएगा कि उन 5 संदिग्धों में से किसके पास जॉर्ज को मारने का साधन, मीस, मकसद और मौका, अपॉर्चुनिटी तीनों चीजें थी। साधन का मतलब था कि यूटी के जो जहरीले दाने जो चर्च
के बाहर हर जगह बिखरे पड़े थे, लेकिन चर्च को मारने का सबसे बड़ा मकसद यानी कि वो 250 करोड़ रुपए और सिर्फ रेबिका के पास थे। टिम कहता है कि उसके पास ये तीनों चीजें मैच होगी, वही असली कातिल होगा। और जानते हो टिम ने ये सब कहा से सीखा? बिल्कुल सही, भेड़ों की दी हुई उसी जासूसी किताब से। अब एक्शन में आता है, एक-एक करके सबको ग्रिल करना शुरू करता है। कसाई हम कहता है कि कातिल पक्का वसीयत में शामिल लोगों में से ही होगा, क्योंकि जॉर्ज तो खुद एक कड़क शाकाहारी था, वो जहर क्यों खाएगा? जब टिम बेथ से उस चुराए हुए लेटर के बारे में पूछता है, तो बेथ झूठ बोल देती कि यह तो पोस्ट ऑफिस वाले की गलती थी, मुझे क्या पता। फिर टिम कालिब से पूछता है कि तुम उस सुबह जॉर्ज के फार्म पर क्या कर रहे थे? कालिब सफाई देता है कि जॉर्ज ने उसकी ज़मीन की लीज़ कैंसिल कर दी थी, इसलिए वो जॉर्ज को मनाने और प्रपोज़ल पर दोबारा बात करने गया था। कालिब गुस्से में कहता है कि टिम, तुमने वसीयत तो पढ़ी ही है, जॉर्ज के मुताबिक मैं ही वो बुरा चरवाहा हूँ। उसके बाद टिम पादरी हिलकोर्ट को पकड़ता है और चार्ज के लिए उन पैसों का सब कुछ पूछता है। हिलकोर्ट एक बहुत बड़ा राज खोलता है, वो बताता है कि सालों पहले जॉर्ज के पास पैसे नहीं थे, इसलिए जॉर्ज ने उसके बच्चों को किसी को गोद एडॉप्शन दे दिया था, लेकिन जब जॉर्ज अमीर हुआ तो वो पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढने लगा। सख्त नियमों की वजह से चर्च उसे बच्चों का पता नहीं बता रहा था, इसलिए हिलकॉट ने जॉर्ज से कहा कि अगर वो चर्च की मरम्मत के लिए मोटी रकम दान कर दे तो वो चुपके से उसके बच्चों का पता उसे दे देगा। हिलकॉट कहता है कि वसीयत में लिखा बुरा चरवाहा मैं नहीं बल्कि कालेब है। अब टिम का बुरा शक रेविका पर गहरा जाता है। वो उससे पूछते हैं कि मर्डर वाली रात को 8 से 11 के बीच वो कहाँ थी? रेविका कहती है कि वो एयरपोर्ट के पास एक होटल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी टिम एक बड़ा पत्ता खोलता है। वो उससे असली नाम से बुलाता है, चैसिटी क्रैप्स। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। रेबिका ने अपना नाम बदल रखा था। टिम बताती है कि बैकग्राउंड चेक में पता चला है कि रेबिका का कनेक्शन एक बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ था और दोनों एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी था। रेबिका रोते हुए कहती है कि ये 3 साल पुरानी बात है और उसे नहीं पता था कि वो आदमी कोई म्यूजियम मुजरिम है। टिम पूछता है कि क्या तुम कभी चर्च के उस जहरीले युट्टे के पास गई हो? रेविका साफ मना कर देती है। टिम पूछता है कि क्या तुम मर्डर वाली रात जॉर्ज के फार्म पर गई थी? रेविका उससे भी साफ मुकर जाती है। इधर फार्म पर लिली गहरे संशय में डूबी हुई थी। बाकी भेड़ें उसे टोकती है। अरे इतना क्या सोचना, साफ है रेविका ही जॉर्ज को टपकाई है। लेकिन तभी वो छोटा विंटरलैम्प आता है और कहता है कि नहीं, वो दीदी बहुत अच्छी है, उनकी बॉडी से बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आती है। विंटर लैंप की ये बात सुनते ही लिली के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उससे याद आता है कि कल क्लाउड ने भी यही कहा था। उसने रेबिका को बहुत दूर खेत में देखा और उसे जॉर्ज जैसी खुशबू आई थी। लिली सोचती है कि कोई भेड़ इतनी दूर से किसी इंसान की खुशबू कैसे सूंघ सकती है, जब वो कि इंसान पहले से फार्म पर ना आया हो। इसका मतलब क्लाउड उनसे कुछ छुपा रही है। लिली जब क्लाउड को डराती है तो क्लाउड डर कर रेबिका को वो चमकीला कंगन निकाल कर दिखा देती है। उसे बहुत पसंद था क्योंकि उसका कोई एंड नहीं था। क्लाउड बताती है कि रेबिका मर्डर वाली रात को चुपके से फार्म पर आई थी और जब उसने प्यार से क्लाउड की पीठ पर हाथ फेरा तो उसका कंगन वहीं गिर गया था। अब लिली को भी यकीन हो जाता है कि रेबिका ही कातिल है। उसने पुलिस से झूठ बोला कि वो कभी फार्म पर नहीं आई, जबकि वो मर्डर वाली रात को भी यहाँ थी और कल भी। लेकिन सेबेस्टियन बीच में कूद पड़ता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम सब रेबिका से सिर्फ इसलिए नफरत कर रही हो क्योंकि वो सर्दियों में पैदा हुई है। सेबेस्टियन को उसकी आंखों में देखकर बुरा भरोसा था कि उसने मर्डर नहीं किया। सेबेस्टियन गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। अब लिली पुलिस वाले टीम की मदद करने का फैसला करती है। मैपल चुपके से टीम की पुलिस वाली टोपी चुराकर भागता है। टिम पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता है और भागते-भागते वो सीधे खेत में गिरे उस कंगन के पास पहुंचा जाता है। टिम तुरंत कंगन उठाकर रेबिका के पास जाता है। वो कहता है कि ये कंगन तुम्हारे दूसरे हाथ के कंगन से बिल्कुल मैच करता है और ये मुझे जॉर्ज के उसी खेत में मिला है जहाँ तुम कभी ना जाने का दावा कर रही थी। टिम के हाथ रेबिका के कमरे की तलाशी लेने का वारंट लाया जाता है। और जब पुलिस उसे कमरे की खंगालती है तो रेबिका के जूतों के नीचे से उसे जहरीले यूट्री के लाल दाने बरामद होते हैं। टिम तुरंत रेबिका के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। पुलिस स्टेशन में जब टिम उससे कड़ाई से पूछताछ करता है तो रेबिका टूट जाती है और कहते हैं कि वो सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार है। वो मानते हैं कि वो मर्डर वाले दिन जॉर्ज के फार्म पर गई थी। वो बताती है कि जॉर्ज ने उससे एक भावुक लेटर लिखा था कि वो पिछले 20 सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। जॉर्ज ने उसे अपनी बिना पैसों वाली पुरानी वसीयत भी भेजी थी और कहा था कि वह आकर उससे मिले। रेबिका जब जॉर्ज से मिला
आज तो दोनों ने भेड़ों के बारे में बहुत सारी बातें की। जॉर्ज ने उनसे बड़े गर्व से बताया था कि उसने अपने हर एक भेड़ का नाम रखा है और ये वो चाहते हैं कि उसके जाने के बाद रेबिका इस फार्म और भेड़ों की ज़िम्मेदारी सँभाले। रेबिका रोते हुए कहती है कि जॉर्ज से मिलने के बाद वो वापस चली गई थी, पर जब उसे पता चला कि जॉर्ज का मर्डर हो गया है, तो वो बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि अगर वो सच बताएगी तो सीधे कातिल के बुने जाल में फँस जाएगी, इसलिए उसने झूठ बोला। पर ऑफ़िस टिम उसकी एक बात पर भरोसा नहीं करता। वो तय करता है कि अगली सुबह रेबिका कोर्ट में पेश करके उसे उस मर्डर का केस ठोक दिया जाएगा। अगले दिन वकील लीडिया टीम के पास आती है और एक शातिर मुस्कान के साथ कहते हैं कि लगता है जॉर्ज ने अपनी जायदाद के लिए गलत मेमना चुना। वो बताती है कि जॉर्ज का बेटा पीटर अपनी सारी भेड़ें और ज़मीन कालेब को बेचने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि कानून नन रेबिका के जेल जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी पीटर की ही हो जाएगी। लिलिया कहती है कि कल सुबह सारे पेपर साइन हो जाएंगे। लिली खिड़की के बाहर खड़ी ये सब सुन लेती है। वो बिल्कुल शांत हो जाती है और जेल में बंद रेबिका को देखती है। अब लिली के जासूस दिमाग में एक छोटा सा शक पैदा होता है कि तभी मेलबर्ट फ्रेंस दूसरी तरफ इशारा करके कहता है कि देखो, लेकालिब का खेत तो बिल्कुल सामने है, क्यों न चलकर अपनी नई भेड़ों से मिले। लेकिन जब वो बाड़ पार करके कालिब के फार्म पर जाते तो वहां का नजारा देखकर वो डर जाते हैं। कालिब की भेड़ के चेहरे इतने काले और खौफनाक थे कि वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे डरावनी फ्रांसिस भेड़ें थी। लिली कहती कि अब से काले भी हमारा नया मालिक होने वाला है। तभी उनमें से एक काली भेड़ आगे आती है और बहुत डरी हुई आवाज में कहती है, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, काले अपनी शिकारी कुत्तियों के भौंकने की भयानक आवाजें सुनने लगती हैं। वो फ्रांसिस भेड़ें पलक झपकते ही गायब हो जाती है। लिल्ली और मेपल जान बचाकर भागते हैं, पर डर के मारे रास्ता भटक जाते हैं और गलती से क्लेब के बड़े से गोदाम वार्निंग्स के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ बड़े-बड़े गत्थे के डिब्बे रखे हुए थे, जिन पर लिखा था डैनब्रुक मीट्स, यानी कलेब और कसाई हेम ने मिलकर गुपचुप तरीके से मटन का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया था। तभी कालिब के शिकारी कुत्ते गोदाम के अंदर आ जाते हैं। मेल और लिली अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागते हैं और कुत्ते उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तभी एक वक्त पर मसीहा बनकर हमारा शेर दिल सेबेस्टियन वहां एंट्री मारता है। वो अकेले ही उन खूंखार कुत्तों पर टूट पड़ता है। सेबेस्टियन कुत्तों को मार मार कर अधमरा कर देता है और कुत्ते दुम दबाकर वहां से भाग खड़े होते, लेकिन इस भयानक लड़ाई से सेबेस्टियन भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है और उससे उठना नहीं हो पाता। लिली घबराकर कहती है कि उठो सेबेस्टियन, ये तुम क्या कर रहे हो? मेल रोते हुए कहता है कि लिली, वो अब नहीं बचेगा, वो मर रहा है। अपनी आंखों के सामने सेबेस्टियन को दम तोड़ते देख लिली को समझ आ जाता है कि वो जो आसमान में बादल बनने वाली कहानी थी, वो सब एक बहुत बड़ा झूठ था। मरने की कगार पर खड़ा सेबेस्टियन अपनी आखिरी सांसों में अपने प्यारे चरवाहे जॉर्ज का चेहरा देखता है और हमेशा के लिए आंखें बंद कर देता है। तभी मेपल देखता है कि कालेब हाथ में बंदूक लिए उसी तरफ आ रहा है। मेपल जबरदस्ती लिली को वहां से खींचकर बाहर निकालता है और दोनों भागकर अपने फार्म पर पहुँचते हैं और बाकी भेड़ों को जगाकर चिल्लाते हैं कि चलो अब हमारे पीछे आओ, हमें आज ही ये फार्म छोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही बाकी भेड़ें अपनी पक्की सड़क को देखती है, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है। लिली रोते हुए चिल्लाती है कि सेबेस्टियन मारा जा चुका है। काले भेड़ों से प्यारा नहीं करता, वो भेड़ों को काटकर मीट बनाता है। अगर हम आज रात यहाँ से नहीं भागे तो वो हम सबको मारकर डिब्बों में बंद कर देगा। लेकिन झुंड की बाकी भेड़ें इस खौफनाक सच को मानने से इनकार कर देती है। वे कहती है कि लिली, बंद करो अपनी ये बकवास बातें, और खुद से बचने के लिए वो सब मिलकर 3 तक गिनते हैं और कालेब को और सेबेस्टियन की मौत को अपने दिमाग से पूरी तरह रेज़ कर देते हैं। लिली चिल्लाती रह जाती पर सारी भेड़ें आपस में घास चरने चली जाती है। लिली टूट जाती हुई मासूम होकर कहती है, मेपल भी मुझसे, ये मेपल, आज रात मैंने पहली बार किसी और को मरते देखा है ना। मेपल रोते हुए लिली को गले लगाता है और कहता है कि लिली, मुझे इस फार्म की हर एक बुरी बात याद है, पर मुझे अच्छी बात भी याद है, जैसे मेरी माँ का प्यारा चेहरा और मेरे पुराने दोस्त। तुम सेबेस्टियन को कभी मत भूलना लिली, मैं जानता हूँ कि याद रखने में बहुत दर्द होता है। अगर तुम सब कुछ भूल जाओगे तो तुम बाकी भेड़ों की जान कभी नहीं बचा पाओगे। हमारे अपनों की यादें ही उन्हें हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रखती है। लिली रोती हुई हार मानकर कैरवैन की तरफ जाने लगती है कि वहीं सब कुछ भूल जाए, पर जैसे ही वो कैरवैन के पास पहुँचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक सामने जॉर्ज हडीज बैठा हुआ था। लिली अपनी आँखें मलती है और पूछती है कि जॉर्ज, क्या तुम सच में यहाँ हो? जॉर्ज मुस्कुराकर कहता है कि हाँ लिली, मैं बिल्कुल यहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल से भुलाया नहीं। जॉर्ज उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि कालेब उसके झुंड का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिली उन्हें बचाने वाली है। जॉर्ज कहता है कि अगर तुमने असली कातिल को ढूंढ निकाला तो रेविका जेल से छूट जाएगी, उसे ये फार्म मिल जाएगा और मेरा पूरा झुंड
हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। लिली उलझन में आ जाती है कि पर जॉर्ज मैं एक मामूली भेड़ होकर असली कातिल तो का कैसे पता लगाऊँ? और ठीक उसी पल लिली के दिमाग में एक कड़कड़ाती हुई बिजली चमकती। उसे याद आता है कि जॉर्ज की लाश के हाथ पर घास का एक हरा दाग लगा हुआ था। बस ये याद आते ही पूरी मिस्ट्री लिली के सामने पानी की तरह साफ हो जाती है। लिली चिल्लाती है, वो पास का दाग नहीं था। अब लिली को इस मिशन में मदद करने के लिए वो छोटा विंटर लैंप भी आ जाता है, जिसने कभी कुछ नहीं भला था। लिली एक मास्टर प्लान बनाती है। वो विंटर लैंप का एक पैर नीले पेंट में डुबाती है और दूसरा पीले पेंट में। इसके बाद रात के अंधेरे में वो छोटा विंटर लैंप चुपके से पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। जेल में बंद रेबेका हैरान परेशान होकर ये सब देख रही थी। लिली खिड़की के बाहर से विंटर लैंप को गाइड कर रही थी और वो छोटा मेमना पुलिस स्टेशन के फर्श पर अपने पेंट वाले पैरों से जमीन से लाइनें खींचने लगा। अगली सुबह जब ऑफिसर टीम सोकर उठा तो फर्श पर बनी उन लाइनों को देखकर चौंक जाता है। रेबिका उसे बताती कि ये कमाल इस छोटे मेमने का है जो बाहर खड़ी एक दूसरी भेड़ के इशारे पर ये सब बना रहा था। टिम ध्यान से देखता है कि फर्श पर जॉर्ज के नाम से जुड़ी दो लाइनें खींची हुई थी। एक लाइन रेबिका की तरफ जा रही थी और दूसरी लाइन पर पीले रंग का बिल्कुल बीच में गहरे हरे रंग का पेंट लगा हुआ था। टिम को कुछ समझ नहीं आता। वो चिढ़कर जैसे ही अपने हाथ उस पेंट को पोंछने की कोशिश करता तो जादू की तरह पीले और नीले पेंट के मिक्स होने से टिम का अपना हाथ भी पूरा हरा हो जाता। तभी वहां काउंट कोर्ट की पुलिस आ जाती जो रेविका को जेल से ले जाने के लिए आई थी। टिम भारी मन से रेविका को उसके हवाले कर देता है और पेपर्स पर साइन करने लगता है, लेकिन जैसे ही टिम साइन करके पेन रखता है उसी नज़र बाहर खड़े उस छोटे विंटर लैंप के पैरों पर पड़ती है तो पीले और नीले पेंट से सने हुए थे। और भाई साहब, यहाँ टिम के दिमाग का पूरा फ्यूज उड़ जाता है। उसे पूरी बात समझ आ जाती है। वो चिल्लाकर पुलिस वालों को रोकता है, "रुको, रेविका को छोड़ दो।" तो उसने मर्डर नहीं किया। टिम को आखिरकार समझ आ गया था कि जॉर्ज हॉर्डी असली कातिल कौन है। तो अब आते हैं क्लाइमेक्स की आखिरी सीन पर। आखिर में जॉर्ज के किसने मारा? जब से रेविका इस शहर में आई थी, वो पुलिस की नज़रों में नंबर 1 संदिग्ध थी क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वह जॉर्ज के फार्म पर नहीं गई। और जानते हो, असली कातिल बिल्कुल इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। और वह असली कातिल कोई नहीं बल्कि जॉर्ज का अपना सगा बेटा पीटर था। जॉर्ज ने अपनी वसीयत की एक कॉपी रेबिका को भेजी थी और ज़ाहिर-सी बात थी कि उसने एक कॉपी अपने बेटे पीटर को भी भेजी होगी। पीटर को जैसे ही उन 250 करोड़ मिलियन डॉलर के बारे में पता चला, उसके मन में लालच आ गया और उसने जॉर्ज को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। लेकिन पीटर बहुत शातिर था। उसे पता था कि अगर वसीयत में जिसके नाम पैसे हैं वो मर्डर कर दे, तो पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ेगी। इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया क्योंकि ना मर्डर का इल्ज़ाम अपनी सगी बहन रेविका पर मार दिया जाए। क्योंकि अगर रेविका मर्डर के केस में जेल चली जाती है, तो उसे फांसी हो जाती है, तो कानून के मुताबिक वो सारे 250 करोड़ ऑटोमैटिकली अगले वारिस यानी पीटर को मिल जाते। और ट्विस्ट यह है कि रेविका की तरह पीटर ने भी अपना नाम बदल रखा था। वो कोई और नहीं बल्कि सड़ा हुआ पत्रकार एलियट मैथ्यू था, जिसके रात के अंधेरे में उस छोटे विंटर लैंप ने जॉर्ज का भूत समझ लिया था क्योंकि पीटर का कद काठी बिल्कुल अपने पिता जैसा था। एलियट काफ़ी समय से इसी देश में छिप कर रह रहा था। जॉर्ज ने उसे बातों-बातों में बता दिया था कि रेबिका उससे मिलने नहीं आने वाली थी। एलियट को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। वो कल्चरल फेस्टिवल के बहाने इस शहर में आया, फिर दुनिया को दिखाने के लिए वो शहर से जाने का नाटक किया, लेकिन अपनी कार का एक्सीडेंट करके चुपके से वापस आ गया। मर्डर वाली रात जब रेबिका जॉर्ज से मिलने वापस चली गई, तो एलियट चुपके से केरवा के घर घुसा। उसने जॉर्ज के साथ ड्रिंक पिया और धोखे से उसकी ड्रिंक में वो जहरीला टॉक्सिन मिला दिया और टेबल पर वो नई वसीयत प्लांट कर दी। लेकिन जॉर्ज बहुत मजबूत था। ज़हर का असर होने से पहले जॉर्ज और एलियट के बीच भयानक हाथापाई हुई। इसी कशमकश में जॉर्ज तड़पते हुए कैरवैन से बाहर भागा और ज़मीन पर गिरकर मर गया। एलियट कितना शातिर था, इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता था। वसीयत पढ़ रही थी तब वो फ़ोन कॉल का बहाना बनाकर कमरे से बाहर गया था और उसी बीच उसने चुपके से रेविका के कमरे में घुसकर उसके जूतों के नीचे जहरीले यूट्री के दाने छुपा दिए थे ताकि सारा शक रेविका पर चला जाए। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है और एलियट ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जॉर्ज के हाथ पर 2 रंग लगे हुए थे, एक नीला और एक हरा। नीला रंग उस भेड़ की दवाई का था जो जॉर्ज रोज़ बनाता था और उसके हाथों में लगा रहता था। हरा रंग बना था नीले और पीले के मिक्स होने से। सराय के उस तकिए पर मिला हरा दाग वो एलियट का ही तकिया था। दरअसल हाथापाई के दौरान जॉर्ज ने एलियट के बालों को पागलों की तरह जकड़ लिया था। एलियट ने इस शहर में आने से पहले जल्दबाजी में अपने बालों पर घटिया क्वालिटी का पीला
ब्लॉन्ड हेयर ट्राई बना लिया था ताकि उसका चेहरा रेबेका या जॉर्ज से बिल्कुल मैच ना करे और कोई उसे पहचान ना पाए। जॉर्ज के हाथों में लगी नीली दवाई और एलियट के बालों पर वो घटिया पीला डाई जब आपस में रगड़ खाए तो जॉर्ज के हाथों पर हरा रंग बन गया और वहीं रंग सोते समय एलियट के तकिए पर भी लग गया था। एलियट बुरी तरह फंस चुका था, पर वो चिल्लाकर कहते कि ये सब बकवास है, मैं नेचुरल ब्लॉन्ड नहीं हूँ तो क्या मैं कातिल हो गया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? टिम मुस्कुराता है और एलियट के सिर से एक बाल नोच लेता है। एलियट डर कर कहता है कि बाल से क्या साबित होगा? टिम कहता है कि मैं ये चेक नहीं कर रहा कि तुम्हारे बाल असली है या नकली, बल्कि मैं इस बाल का डीएनए टेस्ट करवाने चाह रहा हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम ही जॉर्ज होडी के सगे बेटे पीटर हो। यह सुनते ही एलियट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी कार की तरफ पागलों की तरफ भागता है और कार स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिली जोर से चिल्लाती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसकी गाड़ी को ठोंक दो। झुंड के वही दो जुड़वा रैम्स जिन्हें गाड़ियां ठोकने का पुराना शौक था, वो पूरी तरह से दौड़ते हैं और एलियट की कार में अपनी सींगों से ऐसी जबरदस्ती टक्कर मारते हैं कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। एलियट वही ढेर हो जाता है। पुलिस एलियट को कॉलर पकड़कर जेल में ठूस देता है। ऑफिसर टिम रेबिका से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और छोटा विंटर लैंप भी रेबिका के पास आकर प्यार से अपनी पीठ थपथपाने लगता है। टिम जाते जाते हमारी जासूस भेड़ लिली को एक थैंकफुल नज़रों से देखता है कि थैंक्स बॉस, तुम्हारी वजह से ये आज मेरा कैरियर बच गया। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है, पर वो छोटा विंटर लैंप रेबिका के पास ही रुक जाता है। तभी मित रेबिका के पास आती है और जॉर्ज का वो चुराया हुआ लेटर उसे सौंप देती है। बेथ रोते हुए बताती कि वो जॉर्ज से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन रेबिका की माँ के जाने के बाद जॉर्ज का दिल ऐसा टूटा कि वो अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं कर पाया। रेबिका पूछता है कि मेरी माँ का नाम क्या था? तब बेथ का आखिरी सस्पेंस खोलती है कि तुम्हारी माँ का नाम लिली था। यानी जॉर्ज ने अपनी सबसे प्यारी और समझदार भेड़ का नाम अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में रखा था। तभी काली व कसाई हेम रेबिका के पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम, ये फार्म और भेड़ संभालना आपके बस की बात नहीं है, आप इस सब बेच दो और करोड़ों रुपए लेकर ऐश करो। पर रेबिका उन्हें डांट कर भगा देती क्योंकि वो जानती थी कि वो दोनों भेड़ों के कातिल हैं और मटन का धंधा करते हैं। लेकिन कहती है कि तुम लालची लोग जॉर्ज की भेड़ों के नाम तक नहीं जानते, जबकि मुझे इस फार्म की एक एक भेड़ का नाम जुबानी याद है। रेबिका एक बड़ा फैसला लेती है, वो अपना नाम रेबिका हेम्स्टेड से बदल कर हमेशा के लिए रेबिका हॉर्डी रख देती है। वो कॉलेज कालेब के फार्म की उन सभी बेबस काली भेड़ियों को भी खरीद लेती है और उन्हें आज़ाद करके जॉर्ज के फार्म पर ले जाती है। तब रेबिका पूरी तरह अपने पिता के नक्शे दम पर चल रही थी। वो रोज शाम अपने माँ के नाम वाली भेड़ लिली और बाकी झुंड को अपने पास बिठाती और उन्हें भेड़ बड़े प्यार से जासूसी कहानियां पढ़कर सुनाती। कहानी के एंड में लिली धीरे से उठती, उस छोटे बिना नाम वाले विंटर लैम्प के पास जाती और बड़े प्यार से उसका नाम रखती है जॉर्ज। वह अपने साथ झुंड के बीच ले जाती और बाकी सारी भेड़ें भी उसे हमेशा के लिए अपने परिवार का हिस्सा मान लेती और इसी के साथ भेड़ों के इस अनोखे जासूसी कारनामे की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये जासूस भेड़ों की धमाकेदार मिस्ट्री कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।